कामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पार्ट 3 देखा, आज पार्ट 4 का नंबर है। कल के सीरीज में कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसको आज हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और एक चीज, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पहुंचे और पता चल जाए और आप उसको वॉच कर लें। ध्यान देते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 125 अंश का संपूरक कोण कितना होगा? ये बालक 2 से 3 एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। यूपी टेट में भी आ चुका है, सी टेट में भी पूछा जा चुका है, पुलिस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, रेलवे में कम से कम 15 से 20 बार अब तक पूछा जा चुका है विगत 20 वर्षों के सेटों में, विभिन्न रेलवे के एग्जामों में। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैंने आपको इसीलिए 2 दिन का क्लास भेज दिया था, तो आपको लगा होगा कि थ्योरी क्लास चल रही है, पर वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद था। वो बेस बना तो सभी सवालें चुटकी में हल होना शुरू हो गई। जैसा कि सेकंड में हमने कहा था, तो सेकंड में हल होना शुरू हो गया। अब कोई भी ऐसा आपको ज्योमेट्री का प्रश्न नहीं होगा जो ना आए रेखा और कोण में। आज रेखा और कोण का अंतिम पार्ट है। यहाँ से इसके बाद हम लोग अब आगे की तरफ चलेंगे। आइए जो सीरीजें बची हैं उनको आज वॉच करते हैं। 125 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? जो ही संपूरक कोण आ गया तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ऐसा 2 कोण जिनका योगफल कितना हो 180, उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। ऐसा 2 कोण जिनका योगफल क्या हो 180, उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। एक तो दे ही दिए हैं, एक तो इन्होंने दे ही दिया है और दूसरा उनको पता करना है। आइए देखते हैं, आइए एनालिसिस किया जाए। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश। हमको दे दिया 125 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 125 अंश, इसमें क्या जोड़ दें हम कि 180 हो जाए? तो देखिए क्या तब हो, अगर मैं इसमें 55 जोड़ दूं, 125 5 कितना हो जाएगा? 30 और 50 180 हो गया संपूरक कोण। क्योंकि हम आपको शुरू से जिस दिन से पढ़ा रहे हैं उसी दिन से आपको एनालिसिस करा रहे हैं, बता रहे हैं कि संपूरक कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 125 का संपूरक कोण है तो उसमें क्या जोड़ दें कि कितना हो जाए? 180। तो हम 55 जोड़े 180 हो गया। सेकंडों सवाल हो गई। या ये यहां दिखा दूं, दोनों का योगफल कितना होता है? 180। 125 दे ही दिए, घटा दीजिए। यहां से भी दे सकते हैं, कितना आया? 5। ये कितना आया? एक उधार दे दिए तो 7 में से 2 गया 5। ये हो गया आपका 55 अंश। यहां से भी आ गया। या और भी एक टाइप से देख सकते हैं। हमको पता है 2 संपूरक कोण, 2 कोणों का योगफल कितना होता है? 180। एक हमको पता है, दूसरा मान लेंगे कितना है? यक्स। तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 125 बराबर 180। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 55 अंश। ये हमने आपको 3 टाइप से दिखाया, एक टाइप यहाँ, एक टाइप यहाँ और डायरेक्ट एक टाइप ऑप्शन से यहाँ दिखा दिया। 3 टाइप में आपको जो अच्छा लगे यूज करिए, यही कर लें तो सबसे बेहतर है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलो आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 30 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 30 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा? जो ही कोटिपूरक कोण आया हमको तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए, हमने आपको बताया है। और बालक जो हमारी ये पहली बार वीडियो देख रहे हो वो पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी वीडियो ज्यादा समझ में आएगी, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होगा। क्योंकि पिछले वीडियो हमने सब कुछ बताया है, कोटिपूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। वो जब आप देखे रहेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा आप परेशानी में महसूस करेंगे और लगेगा कि हमको नहीं आ रहा है। इसलिए उसको जो पिछली हमारी वीडियो है सभी 3 वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ये चौथी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब जो ही आ गया कोटिपूरक कोण का जिक्र हुआ तो तुरंत हमें पकड़ में आ जाना चाहिए कि 2 ऐसे कोणों का योगफल जिनका योगफल कितना होना चाहिए? 90 अंश, उसे कहते हैं कोटिपूरक। तो 30 दे ही दिए हैं, कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए? 60। कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए? 60 हो गया आंसर। मुजवानी आंसर है सब कुछ, बस आपको ध्यान से देखना है। या ये फिर यहाँ दिखा देते हैं। हमको पता है कोटिपूरक कोण का योगफल कितना होता है? 90। एक कितना दे दिया है? 30, इसे घटा दो।
कितना आ गया 60 अंश, यहां से भी देख लीजिए। या फिर यक्स मान सकते हैं, एक 30 दिया है, मान लिया दूसरा कोण कितना यक्स, तो यक्स प्लस 30 बराबर कितना हो गया 90। यक्स को पक्षांतर कर दीजिए, 90 में से 30 गया कितना आ जाएगा 60, फिर जान जाएंगे। तो बहुत आसान सवाल हैं, बस आपको तरीका अगर पता हो तो ज्योमेट्री हल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। आज से जब से क्लास चला आपको लगा होगा कि नहीं ज्योमेट्री बहुत आसान है, इसके पहले आपको खुद एहसास हुआ होगा कि ज्योमेट्री बहुत कठिन थी, पर क्लास चलने के बाद आपको बहुत ही रियलाइज महसूस हुआ होगा, अच्छे तरीके से आप लोग हल कर रहे होंगे। ध्यान से देखें, शॉर्ट स्क्रीन कर लें, मैं हट जा रहा हूं। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। पार्ट 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखाओं में क्या संबंध होता है? एक क्वेश्चन है, कई बार विगत वर्षों में आ चुके हैं। एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखाओं में क्या संबंध होता है? पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेद रेखा होती है, दूसरा है समांतर रेखा होगी, तीसरा है संगामी रेखा होगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप प्रतिच्छेद रेखा के बारे में भी हमसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, दूसरे वीडियो में समांतर रेखा के बारे में भी पढ़ चुके हैं और संगामी रेखा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कोई इसमें तीनों चीज में से ऐसी चीज हमने आपको नहीं बताई जो आपको पता न हो। तीनों की तीनों चीज जानते हैं। आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है, उसको अपडेट कर लेते हैं। आइए क्या करें, एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखाओं में क्या संबंध है? एक रेखा हमने कोई खींच दी, ये हो गई कोई रेखा, देख लीजिए आप ध्यान से, रेखा हो गई। इसके कैसे खींचना है? लंबवत खींची गई रेखा, ठीक है। रेखा में क्या संबंध होगा? आइए खींच देते हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, आपका इसे खींच सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या संबंध हो रहा है इनमें, देख लीजिए क्या संबंध हो रहा है आपस में। आइए अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या संबंध हो रहा है। प्रतिच्छेद तो हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिच्छेद के बारे में आप जान चुके हैं। संगामी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बचा क्या? समांतर। देख लीजिए एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं, देखिए एक दूसरे के क्या है, सभी रेखाएं समांतर हैं। समांतर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। जिसको डाउट हो, दिक्कत हो, पिछला वीडियो हमारा जरूर देख ले, नंबर 2 पे जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको देखें, वहां पर सब कुछ दिख जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। देखिए समांतर है कि नहीं, ये हो गया। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समांतर। न तो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, न तो ये संगामी है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। यदि ए बी व सी तीन असंरेख बिंदु हैं, तो बिंदु ए बी सी से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? ए बी सी तीन असंरेख बिंदु है। इसीलिए देखिए छोटी छोटी चीजें पहले ही बता रखा हूं कि जब आपको कभी भी क्वेश्चन के थ्रू मिले तो आपको कोई ऐसे शब्द नया न दिखे जो आपको लगे अरे ये क्या होता है। संरेख और असंरेख बताए हैं। तो संरेख वो बिंदु होती है जब 2 या 3 4 बिंदुएं क्या होती है, एक सीधी रेखा में रहती हैं, 2 या 2 से अधिक बिंदुएं सीधी रेखा में रहती हैं तो संरेख बिंदु होती हैं। वही बिंदुएं सीधी रेखा में न रहकर और भी जगह अपना स्थान मूवमेंट बदलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु। तो उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है। 3 असंरेख बिंदु एबीसी, तो बिंदु एबीसी से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखो बालक ध्यान दीजिए, जब भी 2 या 2 से अधिक असंरेख बिंदु होते हैं तो हमेशा एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, हमेशा एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से ज्यादा वृत्त खींचा नहीं जा सकता। अभी इससे क्वेश्चन और बनता है, उसको भी बता दूंगा, कभी वो आ गया एग्जाम में तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान दे, पहले इसको देख लेते हैं। ए बी सी 3 असंरेख बिंदु है, संरेख रहते तो एक सीधी रेखा में रहते, असंरेख है तो दिशा बदली रहेंगी उनकी। चलिए मान लीजिए ये आपको पहले वृत्त ही बना दे रहा हूँ, पहले वृत्त बनाकर भी कर सकते हैं आप बिंदु, या बिंदु बना के भी वृत्त कर सकते हैं। ये है आपके 3 असंरेख बिंदु, ये है 3 आपके असंरेख बिंदु। देखिए इससे वृत्त बनाएगा, कितने वृत्त बनेंगे? 1। कितने वृत्त बन सकते हैं? 1।
दो से अधिक असंरेख बिंदुओं को मिलाने से हमेशा एक ही वृत्त बन सकता है, कभी 2, 3, 4, 10, 20, 50 वृत्त बन नहीं सकता। जब भी बनेगा कितना बनेगा, एक वृत्त बनेगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक। हमारा उत्तर क्या हो गया, एक हो गया। चलिए क्वेश्चन और बनता है, उसको भी लगे हाथ देख लीजिए। हो सकता है आपको एग्जाम में वही पूछ ले, ये न पूछ के वो पूछ ले, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका अलग से ऑप्शन यहां मैं दे रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, ठीक है। ऑप्शन यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अभी क्या था, 3 असंरेख बिंदुओं से पूछा, ABC बिंदु है से उससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन और बना दिया। ये क्वेश्चन आपको विगत वर्षों में आ चुका है कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। आइए ध्यान दें, A, B, C और D आपका ऑप्शन है। 1, 2, 3 और दिया है अनंत। क्या दिया ऑप्शन, अनंत है। आइए ध्यान दिया जाए। चलिए एक बिंदु मैंने खींच दिया, यहाँ ये लगा लेता हूं मैं, एक बिंदु हमने लगा दिया, ये आपका बिंदु लगा दिया। अब इसी से पूछा जा रहा है कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसी से पूछा जा रहा है कितने वृत्त। तो आप कंफर्म हो जाइए 100%, जब 2 से अधिक असंरेख बिंदु होते हैं तो उसपे केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। पर बालक, जब एक बिंदु होंगे तो उसपे हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। कितने वृत्त बनेंगे, अनंत वृत्त बनेंगे। देखिए कैसे बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त हमने ये बना दिया, एक वृत्त हमने ये बना दिया, फिर हमने एक वृत्त आपको ये बना दिया, फिर हमने एक वृत्त आपको ये बना दिया, फिर हमने एक वृत्त आपको ये बना दिया, फिर एक वृत्त हमने आपको ये बना दिया, फिर एक वृत्त हमने ये बना दिया, फिर एक वृत्त हमने ये बना दिया। ऐसे लगातार ये चलता रहेगा और सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा बालक कि एक ही बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। परंतु 2 से अधिक असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जाएंगे, एक के अलावा कोई वृत्त खींचा जा नहीं सकता। आप खींच के देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खींच पाओगे। तो जब भी ऐसा आएगा तो एक पंचवटी करेंगे। अगर आ गया क्वेश्चन कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक बिंदु से हमेशा अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इतना ध्यान देना पड़ेगा। मैं सामने से हट जा रहा हूं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक क्या रेखाखंड है। सी एक ऐसा बिंदु है जिसकी अनुलंब दूरी ए बी से 3 सेमी, ए बी कितने होना चाहिए, 3 सेमी पर है। उस बिंदुओं की संख्या क्या होगी, क्या आपसे पूछा गया है, उस बिंदुओं की संख्या क्या होगी जो ए बी से 1 सेमी की अनुलंब दूरी पर है और सी से 4 सेमी की अनुलंब दूरी पर है। आइए इसके बारे में देखते हैं और डिटेल में जानते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है। इसका मैं ऑप्शन लिख दूं, ए बी सी डी, 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4, ये आपका हो गया। चलिए अब क्लियर करते हैं। ये भी एक रेखाखंड है। सी एक ऐसा बिंदु है जिनकी अनुलंब दूरी ए बी से 3 सेमी। उस बिंदुओं की संख्या क्या होगी जो ए बी से 1 सेमी की अनुलंब दूरी पर है और सी से 4 सेमी की अनुलंब दूरी पर है। देखिए एक शब्द आपको नया दिख रहा होगा यहाँ, अनुलंब।
तो चाहे हम उसके, ठीक है, लंब कहें या फिर अनुलंब कहें, बात एक ही है। ध्यान देते हैं क्या दिया गया, ए बी एक रेखाखंड। पहले दिन मैं ज्योमेट्री जब पढ़ाया था तो रेखाखंड के बारे में बात किया था, लाइन के बारे में बात किया था, ठीक है, सब कुछ बात किया था। ध्यान देते तो रेखाखंड एक बनाते हैं हम। ए क्या है, ए बी है, हमारा रेखाखंड है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए क्या है, हमारा रेखाखंड हो गया। बड़ा तिरछा नहीं रहना चाहिए, सीधा रहे तो ज्यादा बेहतर है। आइए हो गया सीधा। ए बी क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। अब आगे चलते हैं। सी एक ऐसा बिंदु है जिनकी अनुलंब दूरी ए बी से 3 सेमी है। इस ए बी से लंब कहाँ होगा, ठीक बीचों बीच। और कितनी दूरी पर है, 3 सेमी पर है। लंब क्या होगा, ठीक बीचों बीच। और किस रेखा पर है, ए बी पर। तो ए बी हो गया 3 सेमी दूरी कर लीजिए। यहां से बीच से मान लीजिए हमने दे दिया कितना है, ये 3 सेमी। 3 सेमी हो गया। हिंदी में सेमी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी रेखाखंड पर कितना है, 3 सेमी का। ये आपका अनुलंब है या कहें लंब है, तो बात एक ही है। फिर अगली कंडीशन क्या है, उस बिंदुओं की संख्या क्या होगी। बिंदु की संख्या आपसे पूछी जा रही है जो ए बी से 1 सेमी की अनुलंब दूरी पर है और सी से 4 सेमी की अनुलंब दूरी पर है। आइए, सी एक ऐसी रेखा जो कितना था, 3। ये हो गया आपका सी। ये कौन रेखा है आपका, सी है। आइए सी, अगर मैं 4 इधर बढ़ा दे रहा हूं, अगर कितना मैं बढ़ा दूं, सी से 4 सेमी कर रहा है ना। अगर देखिए इधर होगा कि नहीं होगा 4। अगर मैं 4 इधर बढ़ा दूं, अगर कितने सेमी, 4 सेमी को मैं अगर इधर बढ़ा दे रहा हूं, तब क्या हो जाएगा। देखिए एक शर्त हमारी गलत होनी चाहिए, शुरू हो जाएगी, ठीक है। सी से अगर 4 सेमी की दूरी बढ़ा दें, इधर भी बढ़ सकता है। पर देखिए ए बी से कितना होना चाहिए, 1 सेमी। ए बी से कितना होना चाहिए, देखिए लिखा ना, ए बी से 1 सेमी। पर ए बी से कितना हो जाएगा, 3 इधर 4 इधर, कितना हो जाएगा 7 सेमी। जो बालक ये गलत है, यहाँ हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम बढ़ाएंगे किधर वो देखते हैं। इसे मैं हटा दे रहा हूं, इधर ही नहीं होगा। आइए, तो मैं इधर बढ़ा ले रहा हूं, कितना सेमी है, 1 सेमी। कितना सेमी मान लीजिए, ये हमारा कितना है, 1 सेमी, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 सेमी। थोड़ा बढ़िया से लिख दें, 1 सेमी, ये हो गया। अब ध्यान देते हैं, बोला क्या, ए बी से 1 सेमी की अनुलंब दूरी पर है और सी से 4 सेमी की अनुलंब दूरी पर है। सभी शर्तें पूरी हो गई, ठीक है। अब आइए देखते हैं, देखिए सी से भी क्लियर हो जाएगा। ए बी हो गया, ए बी से कितना दूरी है, 1 सेमी। देख लीजिए, ए बी रेखाखंड है, आपका रेखाखंड हो गया। उसे कितनी दूरी है, 1 सेमी है, हमारी शर्त सही है। और क्या कर रहा है, सी से कितनी दूरी पर है, 4 सेमी। सी यहाँ है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 1, कुल मिला के कितना हो गया, 4 सेमी। कुल मिला के कितना हो गए, 4 सेमी। दोनों शर्त पूरी हो गई। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब हमसे जो चाहिए वो ले लीजिए। क्या करा है, ठीक है, ए बी से 3 सेमी पर है, तो उस बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए, यहाँ से कितने बिंदु हो रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक गया, यही एक बिंदु है। तो कितने बिंदु हुए, 1 बिंदु हुआ। कितना बिंदु हुआ, 1। देख लीजिए, यही आपका ए बी रेखाखंड है और यहाँ से यहाँ गए, ये कौन सा बिंदु है, यही एक बिंदु है। यहाँ बिंदु में बना दूं, यही एक बिंदु है, तो यही ने एक बना। तो कितने बिंदु बने, 1 बिंदु बने। अब ये सवाल पूरी तरह से हो गई। इतनी आसान सवाल थी, देखने में लग रहा था कि बहुत भारी भरकम सवाल है और हमसे आएगा नहीं, पर देखिए कितना आसान है, कितना लगाना आसान है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितने फायदे हो रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। आइए कम और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और विगत वर्षों में कई बार आ चुके हैं। एसएससी सीजीएल में आया, एसएससी 10+2 में आ चुका है, ग्रेजुएट लेवल में तो आया ही आया, आपके ग्रुप डी में भी आ चुका है और दरोगा के भी एग्जाम में आ चुका है, सीटेट में एक बार आ चुका है। ऐसी बहुत सारी सवाल हैं बालक जिनको दिक्कत होता है आपको लगाने में। अब आज उस सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नीचे दिए गए
नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी एवं सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक शब्द आया प्रतिच्छेद, इसका अर्थ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो वो जाके हमारी पिछले वीडियो को देख लें, ज्योमेट्री वाली क्लास का, वो सब कुछ जान जाएंगे। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, संगामी रेखा क्या होती है, सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, बस वो आपको जाने की देरी है, देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए देखिए हमने शुरू में 2 दिन आपका बेस मजबूत किया कि जिससे आपको ऐसी कोई चीज न मिले जिससे आपको ये न पता चले कि मैं इसे नहीं जानता। तो प्रतिच्छेद बिंदु आप जानते हैं क्या होता है, संगामी रेखाएं जो होती है उसको भी आप जानते हैं क्या होता है। आइए, यदि कोण, ये आपका कोण है, ठीक है, कोण APC प्लस कोण BPE बराबर 70 अंश है और कोण BPD बराबर 40 अंश है, तो कोण BPE और कोण CPE का मान क्या होगा। आइए, जो चीजें दिया गया है ये आपको उसके बाद फिर लिखा है ना नीचे दी गई आकृति में, तो आपको यह आकृति दी गई सवाल में, तो मैंने भी बना दिया है। अब आइए इसी को वर्क करते हैं और मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। आइए फॉलो किया जाए और ध्यान दिया जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां दिया गया कोण APC, लिख दे रहा हूं मैं, कोण APC प्लस कोण BPE बराबर कितना है, 70 अंश इन दोनों का। आइए देखते हैं, APC ये हो गया कोण, ये वाला कोण आपका APC, ये यहां तक, और उसके बाद BPE आपका B हुआ, कोण AP है, और E इसका मतलब ये दोनों का मान कितना है, 70। एक चीज आप जान जाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, जब एक सरल रेखा होती है तो उस पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण। ये कितने का बनता है, 180 अंश का कोण। तो यहाँ भी बालक जो भी ये 3 भाग में हमारे बांटे गए हैं, इन तीनों भाग मिला के कितना होना चाहिए, 180 अंश। ध्यान से देखें, मैंने बताया ना एक सरल रेखा होती है, इस पे कोण पूरा जब घूम जाता है इतना, तो कितना कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ध्यान दें, तो बालक ये भी तो इतना पूरा घुमा है, तो कितने का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। इसमें हमको शर्त दे दी गई, ये वाला कोण जो है और ये वाला जो आपका कोण है, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको छोड़ा है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना है, 70। मतलब कोण APC और कोण BPE, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना हो गए, 70 अंश आपको दिया गया है। 70 अंश आपका दिया गया है। तो बालक ध्यान से देखें, जब पूरा मिलके कितना है, 180। जब पूरा मिलके कितना है, 180 है, तो ये यहाँ इतना भाग, ये वाला जो है इतना भाग और इतना भाग मिला के कितना है, 70। अब पूरा कितना होता है, 180। तो जब हम 180 में से ये दोनों भाग निकाल देंगे 70, तो जो बचेगा इतना भाग बचेगा। जो बचेगा कितना भाग बचेगा, इस भाग का हमको मान मालूम पड़ जाएगा। यानी कोण किसका मान मालूम हुआ, कोण CPE, कोण CPE का मान हमको पता चल जाएगा कितना है। तो ये वाला जो कोण हुआ यहाँ और यहाँ मिलके 70 है, पूरा कितना 180, पूरा कितना है 180 है। तो जब हम 180 में से 70 घटा देंगे इन दोनों को, तो ये वाला जो कोण हमारा बचा है कितना बचेगा, 110 अंश। 100 कितना बचेगा, 10 अंश बचेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, कितना बचा, 110 अंश का कोण होगा। आइए आगे चलते हैं और क्या दिया सवाल में देखते हैं। एक और कोण के बारे में जिक्र किया गया है, कोण BPD बराबर 40। कोण BPD बराबर कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। तो BPD देख लेते हैं, कोण B ये हो गया PD, मतलब यहाँ का मान हमको पता है, ये मान हमको पता चल गया कितना है, 40 अंश। ध्यान से देखें, ये हमको पता चल गया कितना है, 40 अंश है। ठीक है, अब जो हमको ज्ञात करना था अब देख लेते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखें, ये भी तो एक सरल रेखा है, एकदम सीधे है, स्ट्रेट है, सरल रेखा है कि नहीं। तो ये भी मैं दावा करूंगा कि कितने अंश होगा,
180 अंश। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर कितना होगा। ये भी देखिए 180 अंश, ये भी एक सरल रेखा है तो गारंटी है कितना होगा 180 अंश। अब ध्यान दें, यहां से यहां तक हम जान गए कितना है 110, और यहां से यहां जान गए सरल रेखा है इतना। जब पूरा घूमेगा देखिए ये आपकी सरल रेखा हो गई, ये आपकी क्या है सरल रेखा हो गई, और ये पूरा एक घूमेगा यहां तक तो कितना होगा 180 अंश। यहां से यहां हम जान गए 110, यहां से यहां हम जान गए कितना है 40, यहां से यहां 110 और यहां से यहां कितना है 40, तो 110 और 40 मिलके कितना होगा 150, और टोटल कितना होना चाहिए 180। तो जब ये 110 हो गया, ये 40 हो गए तो मिलके 150 हो गए, तो 180 में कितना बचा है 30 अंश। कितना बचा है 30 अंश बचा है बालक। अब हमें जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। हमको पूछा क्या गया वो देख लेते हैं, इससे मैं इरेज कर दूंगा। हमको जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कोण BPE प्लस, और का मतलब प्लस कोण CPE बराबर क्या दिया गया क्वेश्चन मार्क, यही हमको मालूम बता। तो कोण BPE, आइए कोण BPE देख लो कितना भी अभी हमने निकाल लिया 30 अंश, तो यहाँ 30 लिख दो, ठीक है 30 लिख दिया हमने। और फिर क्या CPE, C है P है और क्या है E, इस कोण का भी मान हमको मालूम पता है कितना है ये देखिए यही 110, देखिए CP है E, यही हमसे कोण दिया गया तो इसका भी मान हमने निकाल लिया था 110। अब जोड़ दीजिए 30 और 110 कितना हो गया 140 अंश, आपका ऐसा ही हो गया। विकल्प लिखना थोड़ा सा भूल गए थे इस सवाल में, विकल्प में लिख दे रहा हूं कितना कितना दिया गया है। आइए विकल्प यहां लिख दे रहा हूं, ये था 180, 140, 260 और दिया था 90 अंश। तो टिक किस पे लग जाएगा 140 अंश पे। इसको खाली कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूं। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं। चित्र में यदि AB इस समांतर का चिन्ह है, AB समांतर CD हो तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी आपको बालक इस यक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है, इस यक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दें, और इस कोण का जो मान दिया गया कितना दिया गया है 80 अंश, ठीक है। इस कोण का मान कितना दिया गया है 80 अंश दिया गया है। आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं। एक कोण का मान आपको और दिया गया है, इसका मान कितना है 60 अंश, इसका मान कितना दिया गया है 60 अंश, और आपसे यक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो थोड़ा सा इस पे मैं एक समांतर रेखा यहां से खींच दूं डैश के थ्रू, इसका नाम दे रहे हैं यक्स और इसको कर दे रहे हैं इस भाग को वाई। चलिए ध्यान देते हैं, हमने आपको संगत कोण के बारे में बता दिया, एकांतर कोण के बारे में बता दिया, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता दिया, सब कुछ आप जानते हैं। ये सवाल बालक जो लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे तो ये सब सवाल आपको चुटकी में सेकंडों में आ जाएंगी, 2-4 सेकंड में लगा लेंगे। ये तीनों जानते रहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण क्या होता है मैंने बड़ी डिटेल में बताया है, और जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना हम तो दावा कर ही सकते हैं जितना आपको सिखाएं। आइए देखते हैं। हम ये जानते हैं एकांतर कोण हमेशा क्या होता है बराबर होता है। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर, नाम से स्पष्ट है। एक का अंतर देके जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर। तो ध्यान से देखें, ये वाला जो आपका है कोण, इसका एकांतर कोण क्या होगा ये होगा, इसका एकांतर कोण क्या होगा ये होगा। ये अगर 60 अंश है तो ये भी क्या होगा 60 अंश। और ध्यान दें, इस कोण का एकांतर कोण क्या होगा ये कोण होगा आपका, इस कोण का जो एकांतर कोण है ये कोण होगा। ये यक्स है तो ये भी क्या होगा यक्स। हम जान रहे हैं कि इस कोण का पूरा मान कितना है 80, और वही कोण यहाँ भी हमने जब निकाला तो क्या गया यक्स प्लस 60, यानी यक्स प्लस 60 है तो इसके क्या होगा बराबर होगा। तो आइए लिख लीजिए यक्स प्लस 60 बराबर कितने के 80 के, तो यक्स बराबर 80 माइनस 60, ये प्लस है तो दूसरे साइड में आएगा माइनस होगा, पक्षांतर हुआ है, ठीक है। कितना है 60, तो यक्स बराबर कितना आ गया 20 अंश,
ये आपकी वैल्यू पता चल गई। यक्स की वैल्यू कितना है 20 अंश हो जाएगी। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और आज ज्योमेट्री का रेखा और कोण से संबंधित सभी सवालें जो थी आज खत्म हुई। कल कोई अगली टॉपिक में आएगा। इसके बाद आपको हम प्रतिशत के बारे में भी कुछ क्लासेस अभी अपलोड करेंगे कल, उसको भी आप लोग देखिएगा। कुछ पॉइंट उसके लिए चलते हैं अब हम लोग। इसके लिए नहीं हो गया। और एक चीज कहना था चैनल के बारे में, जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है तुरंत पहुंचेगी। और अपने बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, और जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक बहुत जल्दी जल्दी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।